नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हेडलाइन 24x7 न्यूज में। आज एक ऐसे न्यूज का खुलासा करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला है नाला सुपारा पुलिस स्टेशन की हद का, जहां पर एक ठग महिलाओं को किस तरह से ठगता है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह ठग विधवा महिलाओं को अपना टारगेट बनाता था और उनसे शादी कर उनके पास रखे गहने नगद पैसे लेकर फरार हो जाया करता था। यह आरोपी अब तक कम से कम 20 से ज्यादा महिलाओं के साथ ठगी कर चुका है। इससे पहले वो मुंबई में अरेस्ट हो चुका है। मुंबई में अरेस्ट होने के बाद वह पालघर और मीरा रोड में पैर पसार चुका है। वहां पर जाने के बाद करीब 3 से 4 लड़कियों के साथ इस तरह का वारदात करने के बाद जब एक लड़की ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला तो आरोपी किस तरह पुलिस से मिलकर इस वारदात को अंजाम करता है, इस वारदात का खुलासा करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मौजूद है रजिया फिरोज शेख, जिनके साथ यह ठगी की वारदात हुई है। आरोपी पहले तो इनको फिरोज अहमद नियाज शेख के नाम से शादी.com के जरिए संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद शादी करता है। शादी करने के लिए वो किस तरह से बरगलाता है और नए नए तरकीबों का निजात करता है और क्या क्या कहानियां बनाता है। कहानियां बनाने के बाद ठगी की वारदात करने के बाद किस तरह से वो फरार हो जाता है, ये सारी कहानी आपको हमारे साथ मौजूद रजिया फिरोज शेख जी बताएंगे। रजिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फिरोज अहमद नियाज शेख है, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे आप इसको जानते थे? फिरोज शेख ने मुझे 20 अक्टूबर को शादी.com पे रिक्वेस्ट सेंड की थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही तुरंत ही उन्होंने मुझे कॉल किया और अगले दिन मुझे मिलने का प्लान बनाया और कॉल पे पहले ही बता दिया था कि मैं शादी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे जल्दी सेटल होना है। मैं सिर्फ एक ही मुलाकात करूँगा, एक ही मुलाकात में आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एग्री किया। वो जैसे ही मुझे मिले मुझे सब कुछ ठीक लगा, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे ये बताया कि वो एयरपोर्ट पे को पायलट का वर्क करते हैं और फैमिली में कोई है नहीं, मम्मी डैडी उनके एक्सपायर हो चुके हैं और एक बहन है वो बाहर कतर में सेटल है और एक 11 साल की लड़की है वो भी कतर में हॉस्टल में रहती है। फर्स्ट वाइफ एक्सपायर हो गई है, ये बोला मुझे और बोला कि मेरे पास 10 दिन का मैंने छुट्टी डाला हूँ, जो भी डिसीजन लेना है तो हम 10 दिन के अंदर शादी करते हैं। मुझे उनका बैकग्राउंड मतलब सुनने में ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं भी अकेले रहती हूँ, मतलब अकेले सरवाइव कर रही हूँ, मुझे भी किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। तो मैंने उनको हाँ बोला, हाँ करते हैं। हमने 2 दिन में शादी की, जैसे कि 25 अक्टूबर को हमारी शादी हो गई। 25 अक्टूबर को शादी होने के बाद उन्होंने मुझे मतलब 5 से 6 दिन बाद बताया कि वो जॉब पर नहीं है करके। उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई पिछला बैकग्राउंड रहा है जिसमें वो 3 साल के लिए अरेस्ट थे, बिकॉज उन्होंने कोई बैंक का स्कैम किया था। लेकिन वो बैंक का स्कैम उनके ऊपर एलिगेंस लगाया गया था, वो झूठा था, तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। ये बात जब मैंने गूगल पे देखी तो ये बिल्कुल सच था कि वो सिर्फ एलिगेंस था, कुछ प्रूफ नहीं हुआ था। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी थी तो मैं उनको छोड़ के करती भी क्या। तो मैंने फैसला किया कि जो भी है उनका पास था, उनका प्रेजेंट नहीं है, उनका फ्यूचर नहीं है, तो उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से उन्होंने फिर धीरे धीरे मुझे बताया कि उनके कोई गांव की ज़मीन थी, उन्होंने उसको बेचा है, कैश में बेचा है, बिकॉज वो अपने अकाउंट में कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेंस लगने के बाद पुलिस का पूरा वॉच है उनके ऊपर। तो कैश में डील किया है और वो चाहते हैं कि शादी करने के बाद जो भी होगा, फ्लैट है या गाड़ी है, जो भी लेना होगा वो उनके वाइफ के नाम पे लेंगे। ऐसे बोलने के बाद में उन्होंने कुछ कहानियां बनाई कि मेरा पैसा इधर है उधर है, उसको निकालना है, मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, इतने पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसे बोलने के बाद उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड करना शुरू किया। मैंने उनको बताया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अकेले हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो मैं अकेले ही सर्वाइव कर रही हूँ, तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कुछ ज्वेलरी है जो मेरे पहले की शादी की, मतलब मेरी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी, फर्स्ट मैरिज की ज्वेलरी है, और जो मैंने इतने साल 10 साल सर्विस की है, जॉब किया है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बचा के अपनी ज्वेलरी बनवाई थी उससे। तो उन्होंने बोला कि उसको लोन पे रख के आप मुझे पैसे दे दो, मैं 1 हफ्ते में छुड़ा दूंगा। मैंने मना किया। मना करने पर वो मुझे छोड़कर जाने की धमकी देने लगे, मुझसे मतलब गाली गलौज करने लगे, मुझे मतलब बोलने लगे कि तुम सपोर्ट ही नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, मतलब मुझे बोले कि मैं तुमको डिवोर्स देके चला जाता हूँ अगर तुमको मुझे यकीन नहीं है तो। अब वहां पे भी मैं फंस चुकी थी, क्योंकि मैं 10 दिन में तो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती थी।
मेरे लिए पैसे से ज़्यादा, गहने से ज़्यादा मेरा हस्बैंड मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता था। तो मैंने उनकी बात मान के उनको लोन निकाल के दे दिया। लोन वो पूरा लोन पे जो उन्होंने मुझसे 6.5 लाख रुपए का लोन था, पूरा पैसा उन्होंने लिया, जिसमें से उन्होंने मेरे कलीग को कांटेक्ट करके एक BMW गाड़ी देखी। गाड़ी का भी मेरे 6.5 लाख में से 1 लाख रुपया डीलर को दिया। डीलर से भी पता नहीं उन्होंने क्या बात की, कैसे उनको बरगलाया, और 15 लाख की गाड़ी की डील के लिए उन्होंने 1 लाख दिया और उनको ये कहा कि 14 लाख आपको 2 दिन में मेरी बीवी के अकाउंट से आएगी। जबकि ये बात बिल्कुल मुझे नहीं मालूम। उन्होंने गाड़ी वहां से उठाई 10 नवंबर को, ये बात भी मुझे नहीं पता। जब 11 नवंबर को ये सुबह में घर से निकले तो जो उन्होंने मेरा जो लोन का पैसा था उससे एक लैपटॉप भी खरीदा 75,000 का। तो वो लैपटॉप लिया, जो अकाउंट में बचे कुछ 1.5 लाख थे, 25,000 थे, वो सारे पैसे लिए और चले गए। और चले जाने के बाद शाम को 5 बजे तक उनका फोन चालू था। 5 बजे के बाद उनका फोन बंद हो गया। जब अगला दिन आया तो अगले दिन मेरे कलीग ने बताया कि सर का फोन नहीं लग रहा है। वो 10 तारीख को गाड़ी लेके गए थे, आज 12 तारीख है, आज उनका बाकी का पेमेंट आना था। तब जाके मुझे पता चला कि ये गायब हो चुके हैं गाड़ी लेके, सब कुछ लेके। और मैंने तुरंत 12 तारीख को ही मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की, नालासोपारा वेस्ट में। वहाँ पे मेरी कंप्लेंट को एज अ मिसिंग कंप्लेंट लिया गया। और उसके बाद में जैसे जैसे दिन गुजरते गए, 3 दिन 4 दिन जैसे हो गए, तो मुझे मेरे सामने पूरी सच्चाई आ गई इस इंसान की कि ये मिसिंग नहीं है, एक्चुअली ये प्रोफेशनल फ्रॉड है। ये हर महीने लड़कियों से शादी करते हैं, उनके पास से जो मिलता है वो बटोरते हैं और चले जाते हैं। इनका मैंने पूरा पिछला रिकॉर्ड भी निकाला। इवन मेरे पास उनका कोई नंबर रह गया था, उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया तो पता चला कि मेरी शादी के 10 दिन बाद यानी कि 4 नवंबर को भी ये वापस गुजरात गए थे किसी महिला से शादी करने के लिए, और उनसे भी वो बहुत कुछ लेकर आए थे। क्योंकि वो बहुत कुछ जो लेकर आए थे मेरे घर पे ही लेकर आए थे, लेकिन कहा था कि मेरे दोस्त की बीवी का है, कल जाके उसको मीरा रोड में देना है, और अगले दिन वो डब्बा लेकर गए। अब उन्होंने उसका क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया था कि वो 10 दिन बाद भी किसी महिला से शादी के लिए गए थे। उसके बाद में जब मैंने उनको उनकी कंप्लेंट की पुलिस चौकी में, तो मेरा जो केस था वो चल रहा था, लेकिन वहाँ से इतना कुछ रिस्पांस मुझे नहीं मिला। हमेशा मुझे पुलिस स्टेशन से ये कहा जाता है कि मैडम छोटा मोटा चोरी का मामला है, इसमें इतना काम नहीं होता है, कोई बड़ा मामला नहीं है ये। और मैंने उनके जो मेरे हस्बैंड के जो 2 नंबर थे फिरोज शेख के, वो मैंने 2 नंबर दिए, तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये नंबर फेक है, ये किसी के नाम पे नहीं है, इस नंबर पे किसी की डिटेल नहीं मिल रही है, लोकेशन नहीं मिल रहा है। लोकेशन हमेशा सी टाइप लोकेशन आता है, नेटवर्क टू नेटवर्क इनको नेटवर्क लोकेशन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने अपनी तरीके से ढूंढने की कोशिश की और मैंने मैट्रिमोनी साइट पर एक फेक प्रोफाइल बनाया। फेक प्रोफाइल बनाने पर मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरे हस्बैंड है फिरोज शेख, वो अभी तक वहाँ पे एक्टिवेट है और उन्होंने मुझे सामने से रिक्वेस्ट भेजी थी। जब मैंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक नंबर दिया, वो नंबर बिल्कुल नया था जो मेरे पास नहीं था। जब ये नंबर मैंने जाके पुलिस चौकी में दिया तभी भी ये कहा गया कि नंबर फेक है, इसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। जो भी पहले वाले नंबर का अपडेट था वही इसी नंबर का भी अपडेट दिया गया, जबकि मैं बोल रही हूँ कि सर नंबर इसका एक्टिवेट है, रनिंग है, मैं खुद कॉल लगा के देख रही हूँ, रिंग जा रही है। तभी भी बोला गया कि नहीं नहीं उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है, सी टाइप लोकेशन है, फलाना ढमकाना जो भी था वो बोला गया। फिर उसके बाद में वो नंबर को तो फेक बोला गया, लेकिन उसी नंबर पर पुलिस ने एक जगह पे विजिट किया था जो है विरार बोलिंज में। ये नंबर पुलिस को मैंने दिया था 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को पुलिस एक महिला के घर पे जाती है, वहाँ पे जाके पता करती है कि ये नंबर किसका है। तो पता चलता है कि उस महिला की बेटी के नाम पे वो सिम कार्ड था और उस बेटी ने बताया कि ये जो सिम कार्ड है मेरे डैडी यूज करते हैं, जिनका नाम है सनी अग्रवाल। जब सनी अग्रवाल को सामने बुलाया गया तो सनी अग्रवाल और फिरोज शेख दोनों एक ही आदमी थे। तो तब मुझे पता चला कि ये आदमी हर किसी से शादी करता है, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। अगर मुस्लिम महिला है तो उसके साथ ये मुस्लिम बन के शादी करता है, और अगर कोई हिंदू महिला है तो उसके साथ ये हिंदू इंसान बन के शादी करता है। उस महिला से भी उसने 3 दिसंबर को शादी की, और शादी करने के बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए डाला है 10 जनवरी को
कोर्ट में रजिस्ट्रेशन है, ऐसे बोल के उस महिला के पास वो 1 महीना 10 दिन तक रहा। अब ये 1 महीना 10 दिन में जो मैंने नंबर पुलिस स्टेशन में दिया था वो नंबर चालू था, वो कोई सी टाइप लोकेशन में नहीं था। और उस महिला ने मुझे बताया कि पुलिस उसके घर पे वेरिफिकेशन के लिए आई थी, वो मिला भी था। इवन वो मेरे पास से जो लैपटॉप लेके गया था और जो गाड़ी लेके गया था, वो गाड़ी भी डीलर को 11 दिसंबर को ही मिल गई थी। ये बात एज अ कंप्लेनर मुझे पता होनी चाहिए थी, पुलिस ने मुझे ये बात बताई नहीं कि गाड़ी मिल चुकी है। जब वो बंदा उस महिला के पास से भी जब भाग गया 10 जनवरी को, तब उस महिला का और मेरा आमना सामना हुआ, हम दोनों ने बात की, तब ये सारी बातें सामने आई कि गाड़ी तो 1 महीना पहले ही मिल चुकी है। तो मुझे भी, मेरे लिए भी थोड़ा सा ये जानने की मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि जब गाड़ी मिल गई थी, वो बंदा मिल गया था, तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। अगर वो बंदे को इसी वक्त पे अरेस्ट किया जाता, उसके नाम पे कंप्लेंट ली जाती, तो मेरे साथ जो हुआ वो उस महिला के साथ नहीं होता था। अगर मेरे लिए किसी ने आवाज़ उठाया या नहीं उठाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस महिला के लिए आवाज़ उठाई थी। अगर पुलिस चाहती तो उस महिला को बचा सकती थी उसकी सच्चाई बताकर, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। गाड़ी जब्त किया, लैपटॉप जब्त किया, उस महिला से पैसे लिए 2 लाख रुपए और उस बंदे को छोड़ दिया। और उस महिला को ये नहीं बताया कि ये Shaadi.com का फ्रॉड करता है, उस महिला को बताया कि कोई दूसरा क्राइम चल रहा है इसके ऊपर, और क्या क्राइम चल रहा है उस महिला को नहीं बताया। अब वो महिला भी मेरी तरह मजबूर थी, क्योंकि शादी ऑलरेडी उसकी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो चुकी थी, सिर्फ कोर्ट मैरिज नहीं हुआ था। तो उन्होंने, अभी शादी हो गई है, सब कुछ हो गया है, इसीलिए उन्होंने अपने साथ उसको रखा कि जो भी है उसका पास्ट था, फ्यूचर या प्रेजेंट उसका ये नहीं है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद में जब हमने कार्रवाई, मतलब मैंने जब उस पुलिस स्टेशन में जाके उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने बोला कि मैडम मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, जब फिरोज सामने आएगा वो खुद बताएगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये लेकर आएंगे तो फिरोज खुद बताएगा कि उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। 2 दिन बाद ही फिरोज इनको मिल जाता है, इसका मतलब 1 फरवरी को ये लोग फिरोज को लेकर आते हैं। एज अ कंप्लेनर मुझे उससे मिलने नहीं दिया जाता है, बस मेरा स्टेटमेंट लिया गया मिसिंग कंप्लेंट क्लोज करने के लिए, क्योंकि 3 महीने तक मेरा मिसिंग कंप्लेंट ही चलता रहा। मैंने इतना बोला कि देखिए सर, सारे फ्रॉड उसके सामने हैं, वो हर महीने शादी कर रहा है, इतने सारे उसने रॉबरी किए हैं, सब कुछ किया है, लूटपाट करके भाग रहा है, उस पर आप FIR कीजिए। तो पुलिस का कहना ये था कि मैडम मिसिंग कंप्लेंट चल रही है, जब तक मिसिंग कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी हम FIR नहीं ले सकते। 1 फरवरी को जब मिला तो पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट क्लोज किया, और क्लोज करते समय बोला कि इस मिसिंग कंप्लेंट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपका बंदा आपके हाथ में दे रहा हूँ, आपका पति हाथ में दे रहा हूँ, आपको उसको लेकर घर पे लेके जाना है, घर पे लेके जाइए, FIR करानी है FIR कराइए। ये कहकर मुझसे मिसिंग कंप्लेंट पे साइन लिया गया। मिसिंग कंप्लेंट क्लोज होने के बाद में उसको अन्नाला पुलिस चौकी के हवाले करने के लिए रुकाया गया। ये कहा गया कि अभी इसके ऊपर FIR नहीं हुई है, तो ये क्रिमिनल नहीं है, ये अपराधी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर 2 औरतें खड़ी हैं, एक बोल रही है कि ये मेरा पति फिरोज शेख है, दूसरी औरत बोल रही है कि मेरा पति सनी अग्रवाल है, तो वो अपराधी कैसे नहीं है। और जबकि पुलिस को पूरी जानकारी है कि उसने अब तक कितनी ठगी की है, उसके क्या क्या कारनामे हैं, इस बात की सारी जानकारी पुलिस स्टेशन में है। उसके बावजूद भी पुलिस मुझे ये कहती है कि वो अपराधी नहीं है, तो मुझे भी जानना है कि वो अपराधी कैसे नहीं है। एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि कौन अधिकारी था जो आपकी जांच कर रहा था, और वो जो महिला है, दूसरी महिला जिनका आपने नाम बताया, उनके साथ कितने की ठगी हुई थी? वो दूसरी जो महिला है उन्होंने मुझे अप्रोक्स 14 से 15 लाख कैश बताया है। वो 14 से 15 लाख के अंदर ही उन्होंने गाड़ी लिया है। जब मेरी गाड़ी जब्त हुई, तो मेरी गाड़ी जब्त होने के बाद में उसने उससे पैसे लेकर एक ऑडी गाड़ी खरीदी। अच्छा, तो जो अधिकारी है जो उनके घर पे गया था, कौन है वो अधिकारी, उसका नाम बताइए जरा। मेरा जो केस था वो हेड कांस्टेबल प्रसाद चौहान के पास था। वो सारी जांच उन्हीं के अंडर में थी, उन्हें ये सारी चीजें पता थी, सब कुछ पता था कि फिरोज शेख क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है। इवन गाड़ी ढूंढने के लिए हमने एक जाल बिछाया था लोनावला जाने के लिए, तो लोनावला में भी जो हमारे जो कांस्टेबल चौहान थे वो छुट्टी पे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि मैडम मैं आपकी हेल्प के लिए आऊँगा।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिरोज शेख ने जिस लड़की को मिलने का टाइम दिया था वो दोपहर 2 बजे का था और कांस्टेबल चौहान आते 2:30 बजे। तो टाइम के बाद आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने से ही ओझल हुआ था। तो ये अभी मिलीभगत थी या क्या था वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसको ढूंढने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। और ये जो हमारा ट्रिप था ये 7 जनवरी का था, 8 जनवरी का था, सॉरी 8 जनवरी का था। तभी भी मैंने मेरे जो हेड कांस्टेबल चौहान है उनको बोला था कि सर वो अगर लोनावाला मिलने के लिए आ रहा है तो वो जैसी बात है गाड़ी लेकर आएगा, तो क्या हम टोल नाके पे या किसी को बोल के हम बीच में ही नहीं रुकवा सकते हैं? क्योंकि जब मुंबई से निकलेगा तो जैसे बात है उसको थाना टोल नाका पड़ेगा, पनवेल वाशी टोल नाका पड़ेगा लोनावाला आने के लिए, तो हम टोल नाके पे भी तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो कांस्टेबल चौहान ने बोला कि नहीं नहीं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हम इस तरीके से उसको नहीं ले सकते हैं, ऐसे वैसे उन्होंने जो भी बताया। लेकिन जब गाड़ी जो है मेरी, जो BMW गाड़ी थी जो मेरे नाम पे ली गई थी, जब 11 दिसंबर को ही डीलर के पास चली गई है, तब भी 7 जनवरी को कांस्टेबल चौहान ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैडम वो गाड़ी नहीं लेके आएगा, क्योंकि गाड़ी तो डीलर को कब की जा चुकी है। कि एज ए कंप्लेनर मेरा जानने का हक नहीं बनता है कि गाड़ी मिल चुकी है। लैपटॉप भी 11 दिसंबर को, जैसे जो महिला है दूसरी महिला उसने बताया कि 11 दिसंबर को ही लैपटॉप चौहान सर ने जब्त किया था। तो फिर जब 1 फरवरी को जब उसके पास उसको अरेस्ट किया गया था तो फिर वो लैपटॉप उसके पास वापस से कैसे मिला? तो आपने जो कंप्लेन की थी, कंप्लेन के बाद आपके पास क्या क्या रिकवर हुआ, जो आपने सामान दिया था, जो कैश अभी था तक मिसिंग कंप्लेन क्लोज हुआ। मिसिंग कंप्लेन में लैपटॉप, सिर्फ लैपटॉप रिकवर किया गया है, वो भी मुझे नहीं मिला है अभी तक। वो भी अभी पुलिस चौकी में है। वहां से कहा जाता है कि आपने FIR डाली है तो लैपटॉप पर ये इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मिसिंग कंप्लेन में और भी चीजें थी। अभी आज इस केस के अंदर आज मैं जितनी तकलीफ में हूँ, मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे संभाला। जब ये बंदा मुझे छोड़कर गया था तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला है, कैसे संभाला है, मैं ही जानती हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी तरह मजबूत दिल लेकर बैठे। अगर फ्यूचर में या भविष्य में अगर ये महिला किसी महिला के साथ होता है, अगर वो महिला मेरी तरह अगर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अगर वो अपनी जान के साथ कुछ भी खेलती है, कुछ भी कर लेती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये आदमी तो नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल चोर है। इसका तो काम सिर्फ चोरी करके लोगों का दिल दुखा के चले जाना है। लेकिन जो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, तो क्या वो इसकी जिम्मेदार नहीं है? अगर कोई महिला अपने आप को कुछ करती है तो मैं तो कैसे जैसे संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा देर तक मैं ये हिम्मत जुटा पाऊंगी कि मैं इस आदमी से लड़ सकूं। और मैं अकेली ही लड़ रही हूँ। दूसरी महिला है वो तो मुझे नहीं पता वो मेरा साथ देगी नहीं देगी, वो तो डरी हुई है, वो तो सामने आने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए सामने आ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा दिल कितना दुखा है और मुझे कितनी तकलीफ हुई, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे किसी महिला के साथ ऐसा हो, क्योंकि जानती हूँ तकलीफ क्या हो रही है। मेरी जनता से और वसई विरार पुलिस स्टेशन से यही दरख्वास्त है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले। अगर चाहे ऐसा रहा तो कोई महिला इसमें खुदकुशी भी कर सकती है, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे क्या? किसी के मरने के बाद आगे बढ़ेंगे? किसी के मरने से पहले आगे बढ़िए और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। ये जो चेन है, ये जो ठगी की चेन उसने बना के रखा है, 1 महीने में 1 से 2 शादी उसकी पक्की है। तो इस चेन को तोड़िए, मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ।